जय भारत बच्चों आज हमारा 8वीं का जो है वो गूगल क्लास होने वाला था, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या है। इसकी वजह से हम वो क्लास लेने में असमर्थ हैं। इसलिए जो कुछ भी आज मुझे उस क्लास में सिखाना था वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूँगी। बच्चों आज हमको आपके पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ क्रमांक 1 ध्वनि कविता का स्पष्टीकरण जो है बताना था। तो आज मैं कविता वाचन करके उसका स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ। इस कविता के लिए जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने हमको ये बताना चाहा है कि इस कविता में मनुष्य को जीवन में निराश न होने की प्रेरणा दी है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। कवि ने अपने उत्साह के माध्यम से फूलों, पत्तियों, कलियों में नवजीवन की कल्पना की। वो कहते हैं कि ये अंतिम समय नहीं है, अभी तो उनके जीवन रूपी वन में खुशियाँ रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अपने जीवन के इस वसंत काल में वो प्रत्येक कली को सहस्र नाचते हुए देखना चाहते हैं। वो वसंत ऋतु में अलसाई हुई कलियों पर अपने सपनों से भरे हुए हाथ को फेरकर उनमें असीम प्रेरणा व्यक्त करना चाहते हैं, जिससे वे सदा खुश रहें, अर्थात मनुष्य के जीवन में जोश और उमंग का संचार करना चाहते हैं। ये मैंने आप लोगों को कविता के सार के माध्यम से बताना चाहा। अभी मैं आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों का वाचन करके उसका स्पष्टीकरण करूँगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने हमको इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जिस प्रकार से अपने भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं मुख्य होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, और सहायक ऋतुएं भी होती, जिनमें से सहायक ऋतु जो है वो प्रमुख है वसंत ऋतु। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो लेखक ने क्या कहा है कि अभी अभी उसके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ, यानी उसने जीवन में अभी अभी खुशियों को प्राप्त करने की कोशिश की है, अभी अभी उसके जीवन में खुशियाँ आई हैं, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, यानी हमारे इस कोमल जीवन में, इस जो है संसार में जब हमने जन्म लिया तो उसके बाद अभी अभी हमारे जीवन में खुशियों का जो आगमन हुआ है उसका अभी अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कभी इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में चारों तरफ पत्ते, नए नए पत्ते पेड़ों में आते हैं, हरे हरे पत्ते आते हैं, डालियाँ कलियाँ सब चारों तरफ कोमलता होती है, हरियाली होती है, फूल होते हैं, प्रकृति एकदम खुशहाल होती है। उसी तरह से मैं भी अपने मीठे सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन की इन अलसाई हुई कलियों को ऊपर मैं अपने जोश और उत्साह का हाथ फेरूंगा, जिससे जो है हमारे इस जीवन के वसंत रूपी खुशियों का जो है अंत अभी ना हो। पुष्प पुष्प से तंद्रालस आलसा खींच लूँ पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूँगा मैं। कवि कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में प्रत्येक फूल के ऊपर जो आलस्य और निद्रा छाई हुई है उनका मैं अपने जीवन के अमृत जल से, यानी अपने जोश और उत्साह के साथ में उनके जीवन में मैं संचार और उमंग भर दूंगा, जिससे वो खुशियाँ जो है वसंत के बगीचे में फैली रहें। अपने नवजीवन का अमृत, यानी वो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से इस समाज में, देश में चारों तरफ खुशहाली फैलाना चाहते हैं। कभी जो है इन फूलों, कलियों और वसंत के माध्यम से मनुष्य को अपने कर्म के माध्यम से समाज में कर्तव्य की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार से वो अलसाई हुई कलियों के ऊपर से निद्रा को हटा करके उसमें जोश और उत्साह भरना चाहता है, उसी तरह से मनुष्य को अपने कर्म के माध्यम से संसार में, समाज में, देश में एक अच्छा कार्य करके खुशियाँ बांटनी चाहिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जो भी आलस्य है मन में लोगों के, उस आलस्य को मैं दूर करूंगा और उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, ऐसे कर्म के रास्ते पर उनको मैं ले जाऊंगा, ताकि उनका जीवन भी सफल हो जाए और हमारा जो है
आत्मा से परमात्मा का मिलन भी हो जाए, क्योंकि अच्छा कर्म करने से ही सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए कवि ने हमको आखिरी में हमारे अच्छे कर्म के माध्यम से हमें भी सन्मार्ग पर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आज की कविता का जो पंक्तियों का भाव है, पंक्तियों का जो स्पष्टीकरण है, वो हमने आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश की है। इसलिए इस पंक्ति के सभी भाव और स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनिएगा, और फिर अगले सप्ताह हमको जब फिर से क्लास लेने का मौका मिलेगा तो फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछेंगे कि आपने इस कविता को कितना समझा, और जो नहीं समझा उसके ऊपर हम फिर से स्पष्टीकरण देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।